हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल SP क्लासेज बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ BA सेकेंड सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान की महामैराथन क्लास। और ये क्लास बीकानेर संभाग के सभी कॉलेजेज, चाहे आप किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, तो उन सब के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस क्लास में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेबस आधारित अच्छे से तैयार किए हुए हैं। तो जिसको भी इसकी PDF नोट्स लेनी है या किसी भी सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम लेनी है तो आप हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है या कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ पर आपको WhatsApp चैनल की लिंक दे रखी है या जो नंबर दे रखा है, आप अगर उस पर मैसेज करते हैं WhatsApp पे तो आपको नाम मात्र शुल्क में PDF मिल जाएगी। ध्यान रखें, PDF फ्री नहीं है क्योंकि हर चीज़ की मेहनत लगती है और उसको अच्छे से तैयार करके आपके पास उपलब्ध करवाई जाती है। तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अपने इस वीडियो को अब उस हर विद्यार्थी तक पहुंचाए जो भी सेकेंड सेमेस्टर का विद्यार्थी है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न रहने वाला आपके लिए कि मनु के राज धर्म की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दिया होगा। तो मनु भारतीय राजनीतिक विचारधारा के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। विद्यार्थियों, उनकी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में राज्य, समाज और धर्म से संबंधित विचारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मनु के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य राज धर्म का पालन करना होता है। यानी जो मनु होते हैं उनका जो प्रमुख कर्तव्य होता है विद्यार्थियों, राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? राज धर्म का पालन करना, जो राज्य की स्थिरता एवं समाज के संरक्षण के लिए आवश्यक माना जाता है। मनु ने राज धर्म की पहली प्रमुख विशेषता यह है, यानी मनु के राज धर्म की पहली विशेषता कौन सी है कि राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। राजा स्वयं धर्म के अधीन होता है और उसे अपने सभी निर्णय धर्म शास्त्रों के आधार पर लेने चाहिए। इससे शासन में न्याय एवं संतुलन बना रहता है विद्यार्थियों। फिर दूसरी विशेषता यह है कि प्रजा का संरक्षण करना। यानी विद्यार्थियों, दूसरी विशेषता यह है मनु के राजधर्म की कि मनु के अनुसार राजा का मुख्य दायित्व है प्रजा की रक्षा करना है, उसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उसका शासन वैध नहीं माना जाता। यानी जो शासक होता है, चाहे वो राजा होता है, उसको क्या होना चाहिए? यानी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। यानी जिसका राजा, जिसका शासक अपनी प्रजा की, जनता की रक्षा नहीं करता है, वह शासन क्या होता है? वैध नहीं होता है, बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न्याय व्यवस्था, यानी अगर शासन करे तो वह न्यायपूर्ण करे। अर्थात मनु ने न्याय को राज्य का आधार माना है और राजा को निष्पक्ष एवं धर्म संगत न्याय देना चाहिए। दंड व्यवस्था का भी विशेष महत्व बताया गया है, जिससे समाज में अनुशासन बना रहता है और मनु के अनुसार दंड ही समाज को अराजकता से बचाता है। चौथी विशेषता कौन सी है विद्यार्थियों? कर व्यवस्था है। चौथी विशेषता है कर व्यवस्था, यानी राजा को प्रजा से उचित कर लेना चाहिए, परंतु ये कर अत्यधिक नहीं होना चाहिए। कर संग्रह का उद्देश्य, यानी जो कर लेने का, कर इकट्ठा करने का जो उद्देश्य होता है वो राजा के कार्य का संचालन एवं प्रजा के हित में कार्य करना माना जाना चाहिए। अंततः मनु के राजधर्म का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करना है जहां धर्म, न्याय एवं व्यवस्था कायम रहे। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण से मनु की वर्ण व्यवस्था की आलोचना, यानी उसकी कमियां की जाती है, फिर भी उसके राजधर्म के सिद्धांत शासन की नैतिकता एवं उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहले आपको मैं लघुतरात्मक क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर इस क्लास में आपके लघुतरात्मक प्लस छोटे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको एक क्लास में करवा दी जाएंगे, वरना दूसरी क्लास तो आपके लिए इसकी और आएगी जिसके अंदर आपको निबंधात्मक बड़े वाले क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न है, वो आपको अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 2, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। विद्यार्थियों, कौटिल्य चाणक्य सबसे प्राचीन भारत के महान राजनीतिक विचारक थे, जिसकी प्रसिद्ध कृति यानी जिसकी रचना थी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसने राज्य की संरचना एवं शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने राज्य को एक जीवित शरीर के समान माना और उसके 7 आवश्यक अंग बताए,
जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है विद्यार्थियों। फिर सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, यानी जो सप्तांग सिद्धांत होता है विद्यार्थियों उसके अंदर राज्य के 7 अंग होते हैं। पहला होता है राजा यानी स्वामी, दूसरा अमात्य मंत्री, तीसरा जनपद प्रदेश, चौथा दुर्ग किला, पांचवा कोष या धन, छठा दंड जिसको सेना भी कह सकते हैं, और सातवां होता है मित्र राष्ट्र, यानी आपको सातों के नाम याद होने चाहिए। लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आए तो ऐसे छोटे वाले क्वेश्चन भी आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। फिर अगर बात करें पहला अंग स्वामी राजा है, तो राजा का प्रमुख होता है जो राजा को योग्य, बुद्धिमान एवं परिश्रमी होना चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना होता है, यानी जो कोई भी राजा है, कोई भी शासक है, उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है? प्रजा का कल्याणकारी काम करना, प्रजा के लिए कल्याणकारी योजना बनाना विद्यार्थियों। दूसरा अंग होता है अमात्य या मंत्री। दूसरा अंग क्या होता है? अमात्य या मंत्री। मंत्री राजा के सहयोगी होते हैं। मंत्री राजा के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं और प्रशासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग्य एवं ईमानदार मंत्रियों का चयन राज्य की सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है। फिर तीसरा अंग है जनपद, जिसमें राज्य की भूमि एवं प्रजा शामिल होती है। उपजाऊ भूमि एवं सुखी प्रजा राज्य की शक्ति का आधार मानी जाती है। फिर चौथा अंग है दुर्ग या किला, जिसके अंदर आपको क्या देना है कि जो सुरक्षा का प्रतीक है, यानी दुर्ग या किला क्या होता है? सुरक्षा का प्रतीक होता है। बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए मजबूत दुर्ग आवश्यक माने जाते हैं उस समय। फिर नेक्स्ट है पांचवा अंग या कोष, खजाना, यानी किसी भी राज्य का, किसी भी शासक का सबसे महत्वपूर्ण होता है खजाना, अंग, कोष जिसको बोलते हैं। आर्थिक संसाधनों के बिना राज्य का संचालन संभव नहीं होता, इसलिए समृद्ध कोष यानी एक अच्छा कोष होना, इसका खजाना होना वे किसी भी राज्य के लिए आवश्यक माना जाता है। छठा अंग आता है दंड, जिसको सेना भी कहते हैं, जो राज्य की रक्षा करती है, जो राज्य की क्या करती है? रक्षा करती है। और एक सशक्त सेना राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए आवश्यक मानी जाती है। फिर सातवां अंग है मित्र राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध एवं राज्य की स्थिरता एवं सुरक्षा में सहायक होते हैं। अतः कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत राज्य के सभी आवश्यक तत्वों को समाहित करता है। यह सिद्धांत आज भी प्रशासन एवं राजनीति के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है कि शुक्र नीति में दंड नीति का महत्व स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जिसने भी अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आप विद्यार्थी लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत से आपके लिए क्लासेज बना रहे हैं और ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज आपके लिए बनाने का वादा किया है। तो आप एक बार कृपया करके सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए एक अच्छा सा प्यारा सा, ताकि उसमें पता चल सके कि आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं और आपको क्लास कैसी लग रही है विद्यार्थियों। तीसरा क्वेश्चन शुक्र नीति, तो शुक्राचार्य प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक माने जाते हैं, जिसकी कृति शुक्र नीति में राज्य प्रशासन एवं दंड व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। शुक्राचार्य ने दंड नीति को राज्य के संचालन का प्रमुख आधार माना है। शुक्र नीति के अनुसार दंड का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि समाज में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखना होता है। यदि दंड व्यवस्था न हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, इसलिए दंड राज्य के लिए अनिवार्य होता है। यानी शुक्र नीति में शुक्राचार्य क्या कहते हैं कि किसी भी राज्य के लिए दंड सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? अगर हम किसी राज्य के लिए दंड का प्रावधान नहीं रखेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पालन नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति है वो अपने नियमों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि उसे किसी प्रकार का क्या नहीं रहेगा? भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। तो शुक्राचार्य ने दंड को धर्म का संरक्षक बताया और उनके अनुसार दंड के माध्यम से ही धर्म की स्थापना होती है और अधर्म का नाश होता है। दंड व्यवस्था समाज को नैतिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है विद्यार्थियों। क्या करती है? प्रेरित करती है। फिर नेक्स्ट आपके लिए दंड नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि दंड न्याय संगत एवं संतुलित होना चाहिए। यानी शुक्राचार्य कहते हैं कि जो दंड नीति होती है वो उसकी एक विशेषता यह भी है कि वो न्याय संगत होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। किसी के साथ ऐसा नहीं है कि अत्यधिक कठोर कर दिया, किसी को निर्मूल यानी किसी को बिल्कुल ही कमजोर दंड नहीं दिया, बल्कि क्या होना चाहिए? न्याय संगत, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अत्यधिक कठोर दंड प्रजा में भय उत्पन्न करता है, जबकि अत्यधिक नरम दंड अनुशासन को कमजोर करता है। इसलिए राजा को परिस्थितियों के अनुसार उचित दंड देना चाहिए। शुक्राचार्य ने यह भी कहा कि दंड सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या उच्च वर्ग का हो। इससे समाज में समानता एवं न्याय की भावना विकसित होती है। इसके अतिरिक्त सुख दंड
दंड नीति का उद्देश्य राज्य की स्थिरता एवं सुरक्षा को बनाए रखना भी आवश्यक माना जाता है। अपराधियों को दंडित करने से समाज में शांति बनी रहती है और लोग कानून का पालन करते हैं। विद्यार्थियों, अंततः शुक्र नीति में दंड नीति को राज्य का प्रमुख स्तंभ माना गया है और यह न केवल शासन को मजबूत बनाती है बल्कि समाज में नैतिकता, न्याय एवं अनुशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों, फिर आपके लिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो अपने को क्या करना है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों का वर्णन करना है। फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे लघुतरात्मक क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद दूसरी क्लासेज और है जिसको आपको अच्छे से देखना है। ये भी 1 घंटे से लगभग क्लास कम की होगी और वो भी लगभग आपके 1 घंटे की क्लास होगी, यानी आपको पूरा का पूरा सिलेबस इन 2 क्लासेस के अंदर कवर होगा। और आपको पीडीएफ लेनी तो मैंने आपको बता दिया कि जल्दी से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एसपी क्लासेज बीकानेर के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको लगा रखिए। आप सीधे वहां से ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा और आपको वहां से कोई नंबर मिलेगा जहां से आपको नाम मात्र शुल्क में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। विद्यार्थियों, फिर राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के प्रथम महान समाज एवं धार्मिक सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों एवं रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। उनके धार्मिक सुधारों का मुख्यतः उद्देश्य धर्म को तर्कसंगत, नैतिक एवं मानवतावादी बनाना था। सबसे पहले उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। वे बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे और मानते थे कि ईश्वर एक है, निराकार है और सर्वव्यापी है। इस विचार को उन्होंने अपने संगठन ब्रह्म समाज के माध्यम से प्रचारित किया। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार था सती प्रथा का विरोध करना, यानी उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। उस समय समाज में प्रचलित सती प्रथा को उन्होंने अमानवीय एवं क्रूर बताया। उसके निरंतर प्रयासों के कारण 1829 में इस प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया, जो उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक माना जाता है। तीसरा, उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं अधिकारों का समर्थन किया। वे मानते थे कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। उन्होंने बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने धर्म को तर्क एवं विज्ञान के अनुरूप बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों की मूल शिक्षाओं को सही रूप में प्रस्तुत होने का प्रयास किया गया और कहा कि धर्म में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अंततः राजा राममोहन राय के धार्मिक सुधारों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। उन्होंने धर्म को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़कर सामाजिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया था। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है और उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव वाले अगर क्वेश्चन आते तो आप ध्यान रखें, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। विद्यार्थियों, फिर आपके लिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो सिद्धांत की व्याख्या करो। अपने छोटे वाले क्वेश्चन करेंगे तो सारा का सारा संक्षेप में अपने को याद हो जाएगा और मेन जो बेसिक चीज होती है ना वो यही क्वेश्चनों से हो जाती है। बाकी जो बड़े वाले क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के प्रमुख समाज एवं धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए, यानी बुरे विचारों को दूर करने के लिए, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो, जो उनके विचारों का मूल आधार था। इस सिद्धांत का अर्थ है कि समाज को अपने प्राचीन वैदिक ज्ञान एवं मूल्यों की ओर वापस जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती के अनुसार वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत है और उनमें जीवन के सभी क्षेत्रों से लिए सही मार्गदर्शन उपलब्ध है। वे मानते थे कि बाद के समय में धर्म में कोई अंधविश्वास एवं कुरीति जुड़ी हुई है तो उन्हें हटाना आवश्यक होगा। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जाति व्यवस्था एवं अंधविश्वासों का विरोध किया। उनका मानना था कि ये सभी वैदिक धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा एवं नैतिकता पर जोर दिया था। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने पहले तो क्या किया,
धर्म को सुधारा, उसकी स्थापना की और फिर एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। फिर कोई प्रकार की समाज के अंदर बुरी है या जो बुरे विचार हैं, अंधविश्वास है, उनको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो ये धर्म है या तीर्थ यात्रा है, जाति व्यवस्था, उन सब का अपने को विरोध करना है। और उसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा पर, नैतिकता पर भी जोर दिया था। ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे विद्यार्थियों। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दोनों ध्यान रखना, राजा राममोहन राय ने तो क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जबकि आपको पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाज सुधार के कार्य को भी आगे बढ़ाया था। उनका यह सिद्धांत केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसने भारतीयों में आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। वेदों की ओर लौटो का संदेश भारतीय समाज में अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रयास था। अंततः यह सिद्धांत भारतीय पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, जिसने समाज को अंधविश्वासों से मुक्त कर तर्क, ज्ञान एवं नैतिकता की ओर अग्रसर किया था। फिर नेक्स्ट जो आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के विचारों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात करें स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान विचारक एवं संत एवं राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं मानवतावाद पर आधारित थे। उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया। विवेकानंद के राष्ट्रवाद का आधार आध्यात्मिकता था। यानी जो विवेकानंद है, उनके राष्ट्रवाद का आधार क्या था विद्यार्थियों? आध्यात्मिकता। वे जानते थे या मानते थे कि भारत की शक्ति उनकी आध्यात्मिक परंपरा में निहित है। उन्होंने कहा, जब तक भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत को नहीं पहचानेगा तब तक वह प्रगति नहीं कर पाएगा। यानी उन्होंने बताया कि धर्म क्या है, सनातन धर्म को कैसे हम उजागर करें। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है, मन से ग्रहण करने की, मन में चिंतन करने की, ज्ञान की तपोभूमि, उसको अगर हम महसूस नहीं करेंगे, उसको अगर पहचाना नहीं, तब तक प्रगति नहीं कर सकते विद्यार्थियों। उन्होंने गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद वही है जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो। उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा, दोबारा देखिए, उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा का संदेश दिया, जिसका अर्थ होता है गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा माना जाता है विद्यार्थियों। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, बार बार बोल रहा हूँ, फिर बोलोगे सर कमेंट करके कि आप सर बार बार क्लास में लाइक और कमेंट का बोलते हो, तो आप एक लाइक और कमेंट कर दोगे तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, यानी 1 भी % आपको नुकसान नहीं होने वाला है। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे और कमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। वरना अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा भी मन नहीं करता कि हम किसी को क्लासेज या ये सारा कुछ फ्री में उपलब्ध करवाएं। इसलिए बोलते हैं आप थोड़ा सा सहयोग करें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें क्लासेज। फिर विवेकानंद ने युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर, साहसी एवं नैतिक बनने की प्रेरणा दी। उनका प्रसिद्ध संदेश उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। तो आपने सुना होगा, और आज युवाओं को सबसे मोटिव देने वाला अगर कोई पंक्ति है, अगर कोई शब्द है, तो वह है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। उन्होंने धर्म एवं राष्ट्रवाद के समन्वय पर बल दिया। उनके अनुसार धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानव सेवा है और यही राष्ट्र के विकास का मार्ग है। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता एवं सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। अंततः विवेकानंद का राष्ट्रवाद समावेशी, आध्यात्मिक एवं मानवतावादी था। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और आज भी राष्ट्र निर्माण के मार्गदर्शक माने जाते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी विचारों का वर्णन कीजिए। किसके विचारों का? अपने को करना है गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी जो विचार होते हैं। पहले तो आपको समझना होगा उदारवादी विचारधारा क्या होती है, इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, ये आपको बड़े वाले क्वेश्चनों में करवाया जाएगा। साथ में अति लघुतरात्मक MCQ करवाए जाएंगे सारे, बस आपको सपोर्ट करते रहना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता थे। वे कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्ति पर बल दिया था। उनके विचारों को उदारवाद के रूप में जाना जाता है। गोखले के
उदारवादी विचारों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वे संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते हैं। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के संवाद, याचिका एवं सुधारों के माध्यम से भारतीयों के अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। वे हिंसा एवं उग्र आंदोलन के विरोधी थे। यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो हिंसा और उग्र जो आंदोलन के विरोधी माने जाते हैं। और दूसरा, उन्होंने कर्मिक सुधार आंदोलन, दोबारा देखिए, उन्होंने कर्मिक सुधार की नीति अपनाई। गोखले का विश्वास था कि भारत में राजनीतिक जागरूकता धीरे धीरे बढ़ेगी और उसी के अनुरूप सुधार होने चाहिए। वे तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय चरणबद्ध सुधारों के पक्षधर माने जाते हैं। तीसरा, उन्होंने शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि जब तक भारतीय समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर, दोबारा देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर समाज सेवा एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया। चौथा, गोखले ने आर्थिक सुधारों की भी वकालत की थी। उन्होंने करों में कमी, प्रशासनिक खर्चों में कटौती एवं भारतीयों के लिए अधिक रोजगार के अवसर मांगी थी। अंततः गोखले के विचार शांतिपूर्ण, तार्किक एवं व्यवहारिक थे। हालांकि बाद में उग्र राष्ट्रवादियों ने उनकी आलोचना की, फिर भी उनके उदारवादी दृष्टिकोण ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूत नींव प्रदान की थी। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए 8 नंबर, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज एवं उग्र राष्ट्रवाद पर विचार स्पष्ट कीजिए। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के विचार की व्याख्या अपने को करनी है। विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख उग्रवादी नेता माने जाते हैं। उन्होंने भारतीयों में स्वतंत्रता की नींव, तीव्र भावना उत्पन्न की तथा राष्ट्रवाद को एक नई दिशा प्रदान की थी। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या था नारा विद्यार्थियों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके विचारों का मूल आधार था, तिलक के अनुसार स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं था बल्कि पूर्ण आत्मनिर्भरता एवं आत्मशासन था। वे मानते थे कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर स्वयं अपने निर्णय लेने चाहिए। उनके लिए स्वराज राष्ट्र का प्राकृतिक अधिकार था। तिलक के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता उग्रता थी। क्या थी? उग्रता थी। वे गोखले जैसे उदारवादियों की धीमी नीति से असंतुष्ट थे और वे मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। उन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन एवं राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपयोग किया था। इससे राष्ट्रवाद जन जन तक पहुंचा और लोगों में एकता की भावना विकसित हुई थी। विद्यार्थियों, तिलक ने पत्रकारिता के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। उनके समाज पत्र केसरी एवं मराठा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत तैयार किया। अंततः तिलक के विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। उनका उग्र राष्ट्रवाद बाद के आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना और उन्होंने भारतीयों में स्वराज के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया। क्या कर दिया? दृढ़ स्वराज उत्पन्न कर दिया था। विद्यार्थियों, फिर अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी की व्याख्या कीजिए। अपने को क्या करना है? दादा भाई जो नौरोजी है उनकी जो ड्रेन थ्योरी उसकी व्याख्या करनी है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। वे एक महान आर्थिक विचारक माने जाते हैं। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का गहन अध्ययन किया और ब्रिटिश शासन के शोषण को उजागर किया। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत ड्रेन थ्योरी यानी धन का अपवाह सिद्धांत, क्या बोलते हैं उसको? धन का अपवाह सिद्धांत, निष्कासन सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ड्रेन थ्योरी के अनुसार भारत की संपत्ति निरंतर ब्रिटेन की ओर जा रही थी, जिससे भारत गरीब होता जा रहा था। नौरोजी ने बताया कि धन विभिन्न माध्यमों से बाहर जा रहा है, जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन, पेंशन, व्यापार या लाभ एवं प्रशासनिक खर्चों के माध्यम से बाहर जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में उत्पन्न होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा भारत में खर्च नहीं होकर इंग्लैंड भेज दिया जाता था, जिससे भारत में पूंजी की कमी हो जाती थी और आर्थिक विकास रुक जाता था। विद्यार्थियों, फिर नौरोजी ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आंकड़ों और तथ्यों का उपयोग किया। यानी जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आंकड़ों और तथ्यों का उपयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखें पुस्तक का नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में विस्तार से बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत के संसाधनों का शोषण कर रहा है। विद्यार्थियों, क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। अपना उद्देश्य केवल
बीए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ये शिक्षा देना नहीं है कि आपका परीक्षा में बस पास हो जाओ, क्लास को देखो, बल्कि इस हर चीज़ को अपने ध्यान में, अपने मस्तिष्क में बैठाना है कि आपको एक एक चीज़ याद हो जाए। मेरा जो बोलने का तरीका है, बस आपको रास आना चाहिए, क्लास में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल आप हमारे लिए एकदम लाभदायक होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए फास्ट जल्दी जल्दी पढ़कर ओनली फॉर घास काट रहा हूँ। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से लिखने में कठिनाई नहीं हो और आप अपनी लैंग्वेज बनाकर उसको अच्छे से लिखें। सबसे बड़ा उद्देश्य होता है परीक्षा के अंदर लिखने का, मैटर करना। जो विद्यार्थी खुद की लैंग्वेज बनाकर हर चीज़ को समझकर और अच्छे जो यूनिक कंटेंट पढ़कर लिख कर आता है, वही बच्चा कॉलेज के अंदर चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में ड्रेन थ्योरी एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि इसने भारतीयों में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। लोगों को यह समझ में आया कि उनकी गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन है। यानी जो लोग थे उनको क्या समझ में आया कि जो ब्रिटिश शासन है या हम देश में क्या कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय आर्थिक और जो इकोनॉमिक्स है वो कमज़ोर कैसे हो रही है, बल्कि जो सारा कुछ डाटा है या पैसा है वो कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। अंततः दादा भाई नौरोजी का यह सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आधार बना। इसने ब्रिटिश शासन की वास्तविकता को उजागर किया और भारतीयों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। विद्यार्थियों, ये जो यूट्यूब चैनल है आपका एसपी क्लासेस बीकानेर, आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से और आपकी अच्छी क्लासेस की तैयारी के लिए बस चलाया जा रहा है। तो हमारा यही विनती है कि आप अच्छे से इनको सपोर्ट करेंगे और हर एक विद्यार्थी को इस चैनल से जोड़ेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा यूनिक से यूनिक कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता एवं विचारक थे। उनके राजनीतिक दर्शन का मूल आधार सत्याग्रह था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात अन्याय के विरुद्ध सत्य एवं अहिंसा के माध्यम से संघर्ष करना। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था, बल्कि वे एक नैतिक एवं आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसका उद्देश्य विरोधी को पराजित करना नहीं होता, बल्कि उसके हृदय परिवर्तन के माध्यम से सत्य को स्थापित करना है। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। यानी जो गांधी जी क्या कहते हैं कि सत्याग्रह कोई हथियार नहीं है, बल्कि अपने को नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत मानना है। यानी हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें किसी को हराना नहीं है, बस अपना खुद का हृदय परिवर्तन करना है और अपने सत्य को स्थापित करना है कि मैं जो मानूंगा बल्कि सत्य के अनुसार रहूंगा। फिर सत्याग्रह की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। गांधी जी मानते थे कि हिंसा से केवल घृणा और संघर्ष बढ़ता है, जबकि अहिंसा से प्रेम और समझदारी विकसित होती है। सत्याग्रही को हर परिस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए विद्यार्थियों। फिर दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता त्याग और सहनशीलता है। क्या है? त्याग और सहनशीलता। सत्याग्रह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते समय कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेल जाना, अत्याचार सहना, ये सभी सत्याग्रह का हिस्सा माने जाते हैं। तीसरी विशेषता नैतिक शक्ति है। तीसरी विशेषता क्या है? नैतिक शक्ति। सत्याग्रह बाहरी शक्ति पर नहीं होता, बल्कि आत्मबल पर आधारित होता है। गांधी जी के अनुसार सच्चा सत्याग्रह वही है जो सत्य एवं धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कई आंदोलनों में किया, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। अंततः सत्याग्रह एक शक्तिशाली एवं प्रभावी साधन सिद्ध हुआ। उन्होंने बिना हिंसा के भी बड़े परिवर्तन संभव किए। आज भी ये सिद्धांत सामाजिक एवं राजनीतिक संघर्षों में प्रेरणा का स्रोत माना जाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए जो 11 नंबर क्वेश्चन है कौन सा है? महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों का वर्णन कीजिए। कौन सा विचार? ग्राम स्वराज विचार। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के राजनीतिक एवं आर्थिक विचारों में ग्राम स्वराज का विशेष योगदान है। गांधी जी का मानना था कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गांव में निहित करती है, इसलिए देश का विकास गांव के विकास के बिना संभव नहीं हो सकता। फिर ग्राम स्वराज का अर्थ होता है कि स्वावलंबनी एवं आत्मनिर्भर गांवों की स्थापना होना। यानी गांधी जी के अनुसार प्रत्येक गांव एक छोटे गणराज्य के समान होना चाहिए जो अपने सभी कार्य एवं संचालित कर सके। ग्राम स्वराज की पहली विशेषता आत्मनिर्भरता है। क्या है? आत्मनिर्भरता। गांवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करनी चाहिए।
कृषि, कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। दूसरी विशेषता लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। गांवों में पंचायतों के माध्यम से शासन होना चाहिए जहां सभी लोग मिलकर निर्णय ले सके। इससे लोगों में भागीदारी एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। फिर तीसरी विशेषता समानता एवं सामाजिक न्याय है। गांधी जी जाति पाति एवं ऊंच नीच के विरोधी थे। उनका मानना था कि ग्राम स्वराज में सभी लोगों को समान अधिकार एवं अवसर मिलने चाहिए। चौथी विशेषता सरल जीवन एवं नैतिकता है। गांधी जी ने सादगी, स्वच्छता एवं नैतिक जीवन को ग्राम स्वराज का आधार माना। उनका मानना था कि भौतिकवाद की बजाय नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज अधिक स्थायी होता है। अंततः ग्राम स्वराज गांधी जी के आदर्श समाज की परिकल्पना है। हालांकि आधुनिक औद्योगिक युग में इसकी आलोचना भी की जाती है, फिर भी ये सिद्धांत आज भी ग्रामीण विकास एवं विकेंद्रीकरण के अत्यंत प्रासंगिक माने जाते हैं। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो अपने को पढ़ना किसको? अब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक एवं प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने विचारों में धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भारत को एक आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। नेहरू के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे और किसी भी धर्म का पक्ष न ले। वे मानते थे कि भारत जैसे बहुधर्मी देश में धार्मिक सहिष्णुता एवं समानता अत्यंत आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय माना और राज्य को इससे अलग रखने पर जोर दिया। उसके अनुसार राजनीति में धर्म का आक्षेप समाज में विभाजन उत्पन्न कर सकता है। नेहरू के समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक समानता स्थापित करना था। वे पूंजीवाद के दुष्प्रभावों को कम करना चाहते थे और गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के पक्षधर माने जाते हैं। विद्यार्थियों, फिर उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। वे बड़े उद्योग, आधारभूत संरचना एक योजना और विकास को बढ़ावा दिया गया। नेहरू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समाजवाद का आधार माना, जिसका विश्वास था कि विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से देश का विकास किया जा सकता है। अंततः नेहरू के धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के विचारों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उसके सिद्धांत आज भी भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों, फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन, एम.एन. रॉय के नव मानववाद का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एम.एन. रॉय को पढ़ना है। तो एम.एन. रॉय आधुनिक भारत के एक प्रमुख राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने प्रारंभ में मार्क्सवाद को अपनाया, लेकिन बाद में जिससे अलग होकर नव मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका यह सिद्धांत मानव की स्वतंत्रता, तर्कशीलता एवं नैतिकता पर आधारित है। जो नव मानववाद का मुख्य उद्देश्य मानव को केंद्र में रखना है। राय के अनुसार मानव राज्य एवं सभी संस्थाओं का अस्तित्व है मानव के विकास के लिए होना चाहिए, न कि मानव को इन संस्थाओं के अधीन होना चाहिए। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मान्यता दिया। राय ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है और राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। उन्होंने साम्यवाद के अधिनायकवादी स्वरूप का विरोध किया और लोकतंत्र को अधिक उपयुक्त व्यवस्था माना था। नव मानववाद की दूसरी प्रमुख विशेषता तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरी विशेषता क्या है? तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। राय के अनुसार समाज को अंधविश्वास एवं रूढ़ियों से मुक्त होकर वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए। उन्होंने धर्म के पारस्परिक स्वरूप की आलोचना करते हुए नैतिकता को मानव बुद्धि से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी विशेषता नैतिकता है। राय ने कहा कि नैतिक मूल्य किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं बनता, बल्कि मानव के अनुभव एवं तर्क से उत्पन्न होते हैं। इसलिए समाज को नैतिक एवं उत्तरदायी बनाना आवश्यक माना जाता है। इसलिए नव मानववाद की आलोचना की जाती है, तब ये अत्यधिक आदर्शवादी है और व्यवहारिक राजनीति में इसे लागू करना कठिन होता है। इसके बावजूद यह सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक एवं मानवतावादी मूल्यों को मजबूत करता है। अंततः एम.एन. रॉय का नव मानवतावाद एक प्रगतिशील एवं आधुनिक विचारधारा है, जो मानव की स्वतंत्रता, तर्क एवं नैतिकता पर आधारित समाज की स्थापना का मार्ग दिखाती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने को पढ़ना है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत। ठीक है विद्यार्थियों,
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारी क्लासेज आपको मिल सके, अपडेट्स मिल सके। शॉर्ट क्लासेज आती है या लॉन्ग क्लासेज आती है, कोई भी अपडेट्स आपके लिए डाली जाती है तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर अपडेट्स हम आपको योजना उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसमें किसी प्रकार का खर्च नहीं लगता, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता, और सब्सक्राइब करते हैं, क्लास को लाइक करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जेपी भारतीय राजनीति में एक महान समाजवादी विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो भारतीय राजनीति एवं समाज में व्यापक परिवर्तन लाने का एक प्रयास था। संपूर्ण क्रांति का अर्थ केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाना है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार के सुधार शामिल थे। जेपी के अनुसार उस समय की राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट एवं अकार्यक्षम को हो गई है, इसलिए केवल सरकार बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाना आवश्यक माना जाता है। संपूर्ण क्रांति की पहली विशेषता राजनीतिक सुधार है। क्या है? राजनीतिक सुधार। उन्होंने लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। वे भ्रष्टाचार एवं तानाशाही एवं सत्ता के दुरुपयोग के विरोधी थे। दूसरी विशेषता सामाजिक परिवर्तन है। उन्होंने जाति प्रथा, असमानता एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना था। तीसरी विशेषता आर्थिक सुधार है। जेपी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने संसाधनों के समान वितरण एवं गरीबों के उत्थान पर बल दिया। चौथी विशेषता शिक्षा एवं नैतिकता है। उन्होंने युवाओं को इस आंदोलन का केंद्र बनाया और उन्हें नैतिक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया था। अंततः क्रांति का उद्देश्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना था, जहाँ न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता हो। हालांकि आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो सका, फिर भी उसने भारतीय राजनीति में जागरूकता एवं परिवर्तन की नई लहर उत्पन्न की थी। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के सामाजिक न्याय एवं लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के महान विचारक, समाज सुधारक एवं संविधान निर्माता थे। उनके विचारों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता की स्थापना था। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा एवं भेदभाव का कड़ा विरोध किया था। विद्यार्थियों, फिर अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करना। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। उन्होंने जाति प्रथा की आलोचना करते हुए इसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या बताया। उनके अनुसार जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और सामाजिक एकता को कमजोर करती है। उन्होंने दलितों एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र संबंधी विचार केवल राजनीतिक लोकतंत्र से सीमित नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र पर भी जोर देते थे। उनका मानना था कि केवल मतदान का अधिकार पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता भी मिलनी चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज में मौलिक अधिकार, समानता एवं आरक्षण व्यवस्था को शामिल कर कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की थी। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां सभी लोग सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। अंततः अम्बेडकर के विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का मार्ग प्रशस्त दिखाया था। तो मेरा यही मानना है कि जो भी लोग मानते हैं समाज में भेदभाव नहीं हो, बल्कि भेदभाव किसी प्रकार का अछूत नहीं होना चाहिए, तो वे अम्बेडकर के विचारों पर चले, ना कि अपने खुद के विचार चलकर एक ऐसा कार्य करे। बल्कि अगर अम्बेडकर के विचारों पर चलेंगे तो आज हर व्यक्ति समानता का पक्षधर होगा, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक समानता भी मिलेगी। क्योंकि गलती कहीं न कहीं हमसे होती है, हम उनके विचारों को छोड़कर एक ऐसी लहर में चले जाते हैं जिनसे वह बिल्कुल ही गलत धारणा, समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जाता है जिसके अंदर समाज में अव्याप्तता या कुरीतियों का प्रभाव दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आपके लिए राजनीति विज्ञान की पहला भाग, जिसके अंदर मैंने आपको वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आने वाले लघुतरात्मक क्वेश्चन है। और साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास यानी पार्ट 2, जिसके अंदर दीर्घ उत्तरात्मक बड़े वाले क्वेश्चन आपको एक महामैराथन क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। बस आप वही देखें, वो अभी अपलोड हो चुकी होगी या हो जाएगी जल्दी। बस आप अपने साथियों के साथ, किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, बस आप अपनी कॉलेज का नाम लिखकर बताएं कि सर
मैं इस कॉलेज से अभी क्लास देख रहा हूँ आपकी, और मुझे क्लास ये ऐसी लगी है कि कैसी लगी है बस आपको बताना है। और क्लास के अंदर ये भी बताना है कि क्लास नेक्स्ट आपकी कौन सी होनी चाहिए, या आपको पीडीएफ लेनी है। तो मैंने दोबारा बता दिया कि व्हाट्सएप चैनल आपको सीधा ज्वाइन करने का आसान तरीका है कि इसका जो कमेंट है, इसके अंदर सबसे ऊपर पिन किया हुआ कमेंट है, उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल की लिंक लगा रखी है। आप वहाँ से सीधा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यानी आप जाओगे सीधे लाइक्स के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप सीधे वहां से व्हाट्सएप चैनल या नंबर के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हो। या आप जो नंबर भेजोगे, मैसेज करोगे पीडीएफ लेने के लिए, आप वहां से लिंक भेज दी जाएगी। ताकि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन होने का ये फायदा है कि अभी आप विद्यार्थी सेकेंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सारे सेमेस्टरों की क्लासेज वगैरह, अपडेट्स, ऑल न्यूज़ अपडेट्स, एग्जाम अपडेट्स सारी आपको मिलती रहे। साथ में गेस्ट पेपर्स या कोई भी आपके लिए हेल्पफुल जो कंटेंट होगा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। बस हमारा उद्देश्य आपको अच्छी शिक्षा देना, आपका सर्वांगीण विकास करना, आपको एक ऐसा तैयार करना मटेरियल ताकि कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं आए, किसी विद्यार्थी के बैक नहीं लगे, और कोई भी विद्यार्थी किसी तरह से लूटा नहीं जाए। बस हमारा ये प्रयास है ताकि आप अच्छे से अच्छा सपोर्ट करेंगे, आप कंटेंट को यूनिक तरीके से पढ़ेंगे और पीडीएफ वगैरह लेंगे, या साथ में आप क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू देखेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल ही 100% आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो श्याम सुंदर शर्मा आपके लिए क्लासेस के लिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। क्लास को अच्छे से देखना, और नेक्स्ट पार्ट इसका, या कोई भी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, या सोशोलॉजी, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लगाई जाएगी। बस आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में ये कर दीजिए कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी, कमेंट छोटा सा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।